हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आर.एस. खुरमी जो बुक होती है एसएससी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मान ली कोई भी जेई एग्जाम हो उसमें इसका अच्छा खासा मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो इस बुक की आज से हम स्टडी करने वाले हैं। अब इसके जो क्वेश्चन हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और सॉल्व भी करेंगे। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। First question. Whenever some external system of forces act on a body, it undergoes some deformation. As the body undergoes some deformation, it sets up some resistance to the deformation. This resistance per unit area to deformation is called. इसका मीन क्या है कि एक बॉडी पे जब कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये कोई बॉडी है तो इस पर लोड अप्लाई होगा तो ये बॉडी डिफॉर्म करेगी और इसकी शेप कुछ इस तरह की कोई भी शेप ले लेगी। तो इस शेप की वजह से जो इसको रजिस्ट करेगा बॉडी को टूटने के लिए उसको क्या कहेंगे? तो ये होता है कि जो अपन ने फोर्स अप्लाई किया पर यूनिट एरिया, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको अपन बोलेंगे स्ट्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड। अब बात करते हैं कि अगर किसी बॉडी में बॉडी पे लोड अप्लाई होगा तो उस पर कुछ फोर्स लगा हुआ है तो फोर्स की वजह से बॉडी में डिफॉर्मेशन आएगा, चेंज आएगा। तो डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ मीन्स डिफॉर्मेशन एज्यूम करते हैं अपन डेल्टा एल अपॉन पर यूनिट लेंथ हो जाएगी एल। तो डेल्टा एल अपॉन एल इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे स्ट्रेन। द यूनिट ऑफ स्ट्रेन मीन्स स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है? तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है अपना डेल्टा एल अपॉन एल मीन्स ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो और चेंज इन लेंथ होगा वो भी मीटर में शो होगा और ओरिजिनल लेंथ होगी वो भी मीटर में शो होगी। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? इसकी हो जाएगी 9 यूनिट हो जाएगा इसका, मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5, स्ट्रेन इज इक्वल टू। अब स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ मीन्स चेंज इन लेंथ होता है डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो डेल्टा एल अपॉन एल इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a body is subjected to two equal and opposite pushes, as a result of which the body tends to reduce its length, the stress and strain induced is compressive. एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अगर कोई बॉडी गिवन है और उस बॉडी पे पुशेज अप्लाई हो रहे हैं, दो इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये बॉडी होगी, लेंथ इसकी कम हो जाएगी बॉडी की, मीन्स इस बॉडी की लेंथ को अपन ने कम कर दिया। तो इस बॉडी की लेंथ अब कम हो चुकी है तो इसके द्वारा जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होंगे वो दोनों होंगे कंप्रेसिव। ये इस सेंटेंस पूछना चाहता तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि जब अपन ने अप्लाई किया तो जो इसकी लेंथ थी वो कंप्रेस होकर अब कम हो जाएगी। पहले जो इसकी लेंथ एल थी वो अब स्मॉल एल हो गई है, तो चेंज इन लेंथ आ गया इसमें डेल्टा एल, मीन्स इसमें कंप्रेशन हो चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू, मतलब ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, when a body is subjected to two equal and opposite pulls, as a result of which the body tends to extend its length, the stress and strain induces मीन्स पहले अपन ने पुशेज अप्लाई किए थे, अब अगर बॉडी पे पुल्स अप्लाई होंगे, किसी बॉडी पे पुल्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी है उसकी लेंथ हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी, तो जो टेंशन है वो डेवलप हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a body is subjected to two equal and opposite forces acting tangentially across the resisting section, as a result of which the body tends to shear off across the section, the stress and strain induced is मीन्स अगर किसी बॉडी पे टेंजेंशियली लोड अप्लाई हो रहा है, मीन्स एक इधर और एक इधर, तो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन लगेंगे वो कौन से जाएंगे? वो जाएंगे शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन। शेयर क्या होता है? जब किसी बॉडी की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होती है लेकिन फोर्स एक ही प्लेन में लग रहे हैं तो वो उसको बोलते हैं शेयर कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर सीक्वेंस? प्रोपोर्शनल, इलास्टिक, यील्डिंग और फेज, इस लिमिट्स की इक्वेशन प्रॉपर सीक्वेंस देना है अपन को। तो ये जो कर्व होता है अपना वो इस तरह से होता है स्ट्रेन और स्ट्रेस का। तो जो स्ट्रेस का कर्व होता है वो यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन होता है, उसके बाद ये थोड़ा सा कर्व हो जाता है, फिर स्ट्रेट लाइन होता है और फिर इसके। तो जो यहाँ से और यहाँ तक का होता है इसको बोलते हैं अपन प्रोपोर्शनल लिमिट।
उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का होता है इलास्टिक लिमिट, उसके बाद होती है यील्डिंग और फिर होता है फेलियर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक्स लॉ इज वैलिड गुड अप टू। हुक्स लॉ को कहाँ तक माना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलास्टिक पॉइंट तक हुक्स लॉ को माना जाता है। Whenever a material loaded within elastic limit, stress is directly proportional होता है स्ट्रेन के। इलास्टिक लिमिट के लिए बात करें तो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड एज। लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन मीन्स स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, ये होता है ई मीन्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द यूनिट ऑफ मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम एज। तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट होती है वो होती है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको अपन गीगा पास्कल, पास्कल और किलो पास्कल में भी लिखते हैं। तो जो ये यूनिट होती है किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ये स्ट्रेस के लिए भी होती है, प्रेशर की भी होती है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन ए चेंज इन लेंथ टेक्स प्लेस द स्ट्रेन इज नोन एज। अगर लेंथ में चेंज होगा तो जो स्ट्रेन होगा वो हो जाएगा लीनियर स्ट्रेन। लेंथ में चेंज होगा मीन्स डेल्टा एल अपॉन एल, इसको बोलेंगे अपन लीनियर स्ट्रेन। द चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज गिवन बाई। तो चेंज इन लेंथ होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ मीन्स डेल्टा एल बराबर होता है पी एल अपॉन ए ई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर माइल्ड स्टील इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। माइल्ड स्टील के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की वैल्यू होती है वो होती है 210। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यंग्स मॉडुलस में बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस। ई को अपन एक और डिफाइन दे सकते हैं, ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंस मीन्स लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेंस मीन्स टाउ अपॉन फाई। इसको अपन डिनोट करते हैं सी से। The unit of Young's modulus is same as that of stress। यंग्स मॉडुलस होता है उसकी यूनिट लास्ट क्वेश्चन में अपने डिस्कस किया था कि जो यंग्स मॉडुलस होता है उसको ई से डिनोट किया है, उसकी यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो स्ट्रेस होता है उसकी यूनिट भी सेम होती है, तो दोनों की यूनिट सेम हो गई। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बार्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड सेम साइज आर सब्जेक्टेड टू सेम टेंसाइल फोर्स। If the bar have unit elongation in the ratio of 2:5, then the ratio of modulus of elasticity of two materials। अब इसमें क्या है कि टू बार जो हुई हैं सेम साइज सेम है और टेंसाइल फोर्स भी सेम है। एलोंगेशन है वो 2:5 में दिया हुआ है। तो अपन ने इसमें पढ़ रखा है कि जो फॉर्मूला होता है एलोंगेशन का वो होता है डेल्टा एल इक्वस टू पी एल अपॉन ए ई मीन्स जो एलोंगेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ई के। तो इसको लिख देंगे अपन डेल्टा एल वन ई वन बराबर डेल्टा एल टू ई टू। तो अब इसमें डेल्टा एल वन और इसका रेशो दे रखा है डेल्टा एल टू का, और अपन को रेशो निकालना है ई वन बाई ई टू का। तो जो ये हो जाएगा ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए बार ऑफ लेंथ एल एंड डायमीटर डी इज रिजिडली फिक्स्ड at the upper end and hanging freely, then the total elongation produced in the bar due to its own weight। मीन्स एक बार गिवन है अपन को, वो फ्रीली सस्पेंडेड, इस पर एक W लोड एक्ट हो रहा है और इसकी लेंथ L है। तो ये सेल्फ वेट की कंडीशन हो गई कि सेल्फ वेट की वजह से जो एलोंगेशन होगा वो कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा WL² अपॉन 2E।
एलोंगेशन पूछा है, अगर ये स्ट्रेन पूछता तो WL/2 ही हो जाता, लेकिन तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफॉर्मेशन ऑफ बार अंडर इट्स ओन वेट इज डैश द डिफॉर्मेशन इफ द सेम बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट लोड इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। मीन्स अगर जो वेट है बॉडी का वो लोड के इक्वल टू हो जाएगा, तो जो इलोंगेशन है उसका क्या, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इलोंगेशन है वो उसका हाफ हो जाएगा जो पहले वाले का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलोंगेशन ऑफ कॉनिकल बार अंडर इट्स ओन वेट इज। एलोंगेशन ऑफ कॉनिकल बार का जो शेप हो जाएगा, मींस अगर इस पे जो लोड अप्लाई है, अगर ये बार इसकी तरह ना होके कॉनिकल हो जाएगी, तो ये जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/3 इंटू WL²/2E, तो इसकी 1/3 हो जाएगी ये, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/3। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ कॉनिकल बार इज L, डायमीटर बेस इज D एंड वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज W। Fixed at its upper end and hanging freely, the elongation of bar under the action of its own weight। ओन वेट के एक्शन के लिए जो बॉडी का होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है WL²/2E, और जो कॉनिकल बार के लिए होता है ये 1/3। तो 1/3 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा WL² अपॉन में आ जाएगा 6E, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेन रोजिटर्स आर यूज टू। स्ट्रेन रोजिटर्स होते हैं वो क्यों यूज किए जाते हैं, तो इसको यूज किया जाता है लीनियर स्ट्रेन को मेजर करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बार ऑफ लेंथ L मीटर्स एक्सटेंड बाई L mm अंडर द टेंसाइल फोर्स ऑफ P, द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द बार इज। तो जो L mm इसको एक्सटेंड किया है तो इसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा L, ये mm में है और ये मीटर में है, तो mm को अपन मीटर में चेंज कर लेंगे, तो हो जाएगा L डिवाइडेड बाई mm को चेंज करेंगे 1000 से डिवाइड करके इंटू L, तो हो जाएगा 0.00001 L, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द एक्सटेंशन ऑफ सर्कुलर बार टेपरिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम डायमीटर D1 एट वन एंड टू डायमीटर D2 एट अदर सब्जेक्टेड टू एन एक्सेल पुल ऑफ P इज गिवन बाई। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डेल्टा L बराबर 4PL/πE D1 और D2, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 4PL/πE D1 D2, क्योंकि ये एक इस तरह का सेक्शन होता है, ये डायमीटर होता है D1 और ये डायमीटर होता है D2, तो 4PL/πE D1 D2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एक्सटेंशन ऑफ सर्कुलर बार टेपरिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम डायमीटर D1 एट one end to diameter D2 at the other end, it's subjected to axial pull of P. The extension of circular bar of diameter root D1 D2 subjected to same load P। तो जो एक्सटेंशन होगा इस पे जो दिया हुआ है इसमें, जो पिछली वाले केस से है, तो वो दोनों सेम हो जाएगा क्योंकि डायमीटर है वो दोनों इनका रूट D1 D2 के इक्वल है, तो ये सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस फॉर माइल्ड स्टील इज लेस देन इक्वल टू और मोर देन द अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस। मीन्स जो माइल्ड स्टील के लिए टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस से ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस इन ए बार ऑफ टेपरिंग सेक्शन इज एट। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे होगा, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो जो स्ट्रेस होता है वो कब ज़्यादा होगा, जब एरिया कम होगा, तो एरिया कौन से सेक्शन पे कम होगा, नहीं हो जाएगा स्मॉलर एंड, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मॉड्यूलर रेशियो ऑफ टू मटेरियल इज द रेशियो ऑफ। मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, मॉड्यूलर रेशियो होता है जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज़ का जो रेशियो होता है, मीन्स E1/E2, इसको नोट करते हैं, कोई भी दो मटेरियल का है तो इसको बोलेंगे अपन देयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज़ का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा मॉड्यूलर रेशियो।
the shear modulus of most material with respect to the modulus of elasticity is। shear modulus एक रिलेशन होता है E बराबर 2G 1 प्लस म्यू। अब ये बात कर रहा है कि जो शेयर मॉडुलस होगा मीन्स जी होगा वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से ज़्यादा होगा, कम होगा, कितना होगा, तो हो जाएगा लेस देन हाफ, आधे से भी कम। क्योंकि अगर E/2 यहाँ पे कर देते हैं तो E/2 में अगर भाग देते हैं तो ये जी के 1 प्लस म्यू का भाग देते हैं तो ये जी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये हाफ से भी कम हो जाएगा क्योंकि E/2 बराबर होता है जी 1 प्लस म्यू के, और जब 1 प्लस म्यू में इसका डिवाइड करेंगे तब जी की वैल्यू अपन को फाइंड आउट होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेस देन हाफ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। A rod is enclosed centrally in a tube and assembly is tightened by a rigid wires. If the assembly is subjected to compressive load, then तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रोड और ट्यूब हो गए वो दोनों कंप्रेशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बोल्ट इज मेड टू पास थ्रू ए ट्यूब एंड बोथ ऑफ देम आर रिजिडली tightly fitted with the help of washer and nuts. If the nut is tightened then तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बोल्ट की जब अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ इस तरह की शेप होती है बोल्ट की, इस पर लगा हुआ है वाशर। तो ये कह रहा है कि जब अपन इसको टाइट करते हैं, इस प्लेट पे लगे हुए हैं, तो जब इसको टाइट करेंगे वाशर को तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कि जो बोल्ट है वो तो आ जाएगा टेंशन में और ट्यूब आ जाएगा वो कंप्रेशन में, क्योंकि जब वॉशर टाइट होगा तो ट्यूब पे इफेक्ट पड़ेगा और वो कंप्रेस होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए वॉर इज सब्जेक्टेड टू ए चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड इट्स डिफॉर्मेशन इज प्रिवेंटेड, द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बार। अगर कोई कोई बार है यूनिफॉर्म प्रिज्मेटिक बार है, अगर उसको टेम्परेचर में चेंज होगा और डिफॉर्मेशन को प्रिवेंट करेंगे, मतलब अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे और डिफॉर्मेशन को अपन ने प्रिवेंट कर लिया किसी भी मेथड से, तो जो स्ट्रेस होगा बार में वो कौन सा होगा। तो वो स्ट्रेस होगा वो थर्मल स्ट्रेस की वजह से उसको अपन कंट्रोल करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर कोई बार है उसको हीट कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है लेकिन अपन उसको डिफॉर्म होने से रोक रहे हैं, तो इसका मतलब उस पर अपन थर्मल स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टील बार ऑफ 5 mm इज हीटेड फ्रॉम 15 डिग्री टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट इज़ फ्री टू एक्सपेंड, द बार विल इंड्यूस। अगर कोई स्टील बार है 5 mm की, उसको हीट किया जा रहा है, ठीक है, और वो फ्री टू एक्सपेंड है, मीन्स उस पर कोई जब अपन ने स्ट्रेस लगा ही नहीं, उसको डिफॉर्मेशन को अपन प्रिवेंट कर ही नहीं रहे, तो उस पर नो स्ट्रेस होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, नो स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन ए वॉर इज कूल टू -5 डिग्री सेंटीग्रेड इट विल डेवलप। अगर कोई वार को कूल किया जाता है तो उसमें कौन सा स्ट्रेस होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, टेंशन डेवलप होगा जब इसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे कूल किया जाएगा। तो ए बार ऑफ कॉपर एंड स्टील फॉर्म ए कंपोजिट सिस्टम, एक बार है जिसमें कॉपर और स्टील दोनों है, ये सेक्शन है कॉपर का और ये शो कर रहा है स्टील को, which is heated to a temperature of 40 डिग्री सेंटीग्रेड, द स्ट्रेस इंड्यूस इन द कॉपर बार विल बी। कॉपर में कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेसिव। मीन्स जो कॉपर बार है वो तो देगी कंप्रेशन और जो स्टील बार है वो देगी टेंशन। क्वेश्चन नंबर 39, द थर्मल स्ट्रेस इन द बार इज। थर्मल स्ट्रेस होता है उस पर टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो थर्मल स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पे, इसका फॉर्मूला भी होता है सिग्मा इक्वल्स टू टेम्परेचर के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक फॉर्मूला इसका ये भी होता है स्ट्रेस निकालने का, अल्फ़ा टी और ई। यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, टी टेम्परेचर है और ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द थर्मल स्ट्रेस डिपेंड्स और डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो थर्मल स्ट्रेस होता है उस पर क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जो थर्मल स्ट्रेस है किसी भी बॉडी का वो डिपेंड करता है उसके मटेरियल पे कि वो बॉडी कॉपर की बनी हुई है या स्टील की बनी हुई है, CU की बनी हुई है या स्टील की बनी हुई है। अगर ये CU होगा और टेम्परेचर हीट करेंगे तो इसमें आएगा कंप्रेशन, लेकिन स्टील क्या हो जाता है, टेंशन में चला जाता है।
तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डज नॉट डिपेंड, मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। तो दोस्तों ये थे हमारे पूरे 40 क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।